हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजीत है। एक मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्लेमर बता दूं। आज इस कंपनी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। उस कंपनी का नाम है यूबीएल। ये कंपनी बनाती है अल्कोहल और जो नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट। मेरा फंडा बस एक ही चीज़ है, अगर आप अल्कोहल लेते हो नहीं लेते हो उससे मेरा कोई डिस्कशन नहीं है। हम डिस्कस करेंगे इसके बिजनेस मॉडल पे। मैं ऐसे प्रोडक्ट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता जो अल्कोहलिक कंजम्पशन को इंडिया में बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ज़्यादा लोग अल्कोहल पीते हैं तो समाज में, जो सोसाइटी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो पैदा होता है। वो इकोनॉमिकली भी हो सकता है और थोड़ा सा और उनकी जो फैमिली थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। उनके लिए रियली सॉरी अगर आप पीते हो तो, लेकिन मैं बिल्कुल अनबायस्ड डिसीजन, जो मेरा ओपिनियन है, ये मैं करता हूँ। आते हैं टॉपिक पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो यूबीएल है कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है और इसको अपना फंड कहाँ से मिलता है और कैसे अपनी ग्रोथ को ये मेनी टाइम्स कर रही है। आपको एक बता दो चीज़ जो थोड़ा सा फैक्ट आपको अच्छा लगेगा कि यूबीएल में क्या है कि ये जो टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है, सबसे ज़्यादा टैक्स लगाती है यूबीएल पे। क्यों लगाती है? क्योंकि उनका भी मानना होता है कि ये इतने सॉफ्ट ड्रिंक के कैटेगरी में नहीं है, एक कोई नेसेसिटी वाला सामान नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर विल लोग इसको कंज्यूम करते हैं। डिस्कस करते हैं इसके बैलेंस शीट पर पूरी डिटेल में। मिलते हैं रिकॉर्डर पे। आज इस सब कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक कंपनी बनाती है बियर। कैसे कैसे पैसे ये कंपनी बनाती है, क्या क्या प्रोडक्ट है, उस कंपनी का नाम है यूबीएल। आपने इसका नाम खूब सुना होगा और ये कंपनी खूब सारा प्रॉफिट भी अभी तक कमा चुकी है। कहाँ की कंपनी है ये? मेनली यूएस बेस्ड में है और इंडिया में अच्छा काम धाम इनका है। और क्या क्या करती हैं, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए और डिस्कस करते हैं क्या है खास इस कंपनी में। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एक चीज़ जो हम देख रहे हैं इस कंपनी के बारे में, कि जो कंपनी जो है, जो कि इसके प्रोडक्ट खूब सारे हैं। और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं पहले हम देखते हैं। देखिए, ये आपके पास सबसे पहला आपने नाम सुना होगा, और ये शायद जो लोग भी जाते होंगे बियर शॉप वगैरह पे, उनको ये पता भी होगा कि ये बिल्कुल ही एक अच्छा ब्रांड है और लोग इसके बारे में डिस्कस करते भी हैं। बियर ब्रांड मैन्युफैक्चर एंड द मार्केटेड बाय द यूनाइटेड बेवरेज लिमिटेड, वी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द इंटरनेशनल क्वालिटी, a name synonymous with a beer in India, है ना। किंगफिशर स्टैंड फॉर द एक्साइटमेंट, यूथ एंड दिस। देखिए, मैं ड्रिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करता और इससे मैं एक बिजनेस मॉडल इसका समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं लाया, क्योंकि इसका पिछले साल में अच्छा रिटर्न भी इनके पास गया था इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉकडाउन लगा तभी भी कंपनी के पास अच्छा प्रमोशन हुआ। लार्जेस्ट सेलिंग बियर इन इंडिया, सबसे ज़्यादा जो लोग गोवा वाले हैं उनको पता होगा। सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इनके पास है और अल्टरनेट इनके बोतल हैं बियर सोल्ड इंडिया में होते हैं। किंगफिशर ये ब्रांड का नाम है। ये अवेलेबल हैं 60+ कंट्री अक्रॉस द ग्लोब। और ओवर द ईयर किंगफिशर फैमिली हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द ब्रांड वेरिएंट दैट कैटर टू ऑल द सेगमेंट्स ऑफ और ऑडियंस। और ये बोला भी गया है, हेनिकेन्स ब्रांड्स augments our portfolio with the Stegler and the global reputed, making UB to perform the option for this। तो आपको पता है यूबीएल क्या करती है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है। थोड़ा सा मैं आपको और लगा दूँ, इनकी साइड बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। चलिए, ये किंगफिशर इनका प्रोडक्ट है। किंगफिशर प्रीमियम, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, किंगफिशर अल्ट्रा, किंग अल्ट्रा मैक्स, इनके खूब सारे प्रोडक्ट हैं। यहाँ देखिए और क्या क्या कर रहे हैं ये, किंगफिशर अल्ट्रा, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, किंगफिशर ब्लू, अब अलग अलग और प्रोडक्ट आते जा रहे हैं। ये सोल, एम्बेसडर बियर, और इनके पास है बुलेट, ये कैनन, जिग, और इनके दे हैव सो मेनी गुड ब्रांड। अब कैसे मुझे नहीं पता क्या है। ये ऐसे भी ब्रांड है जिनके पास अल्कोहलिक ब्रांड नहीं है, जैसे किंग, ये जो ड्रिंकिंग वाटर, ये पानी मैंने भी पिया है। और ये वाला जो आप डिस्कस कर रहे हैं किंगफिशर रेडार एंड गिंगर लाइन, ये भी अच्छा है। इनमें आपने देखा भी होगा किंगफिशर स्ट्रॉन्ग सोडा, ये आते हैं। किंगफिशर अल्ट्रा नॉन अल्कोहलिक, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग पावर सोडा, और आपके पास है किंगफिशर डरार लेमन। तो ये कुछ अच्छी इनके पास ब्रांड है जो हम इजीली डिस्कस कर पा रहे हैं। और कंपनी क्या करती है किंगफिशर, हम और डिस्कस कर लेते हैं।
किंगफिशर का जो काम है ये है बियर बनाना और नॉन अल्कोहलिक जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, ये सेल करती है। और कंपनी क्या करती है, सबसे पहले हम आते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बैलेंस शीट पे और क्या आपका ओपिनियन है इस कंपनी को लेके। आपको भी, मेरे को भी आपके ओपिनियन का बड़ा ही इंतज़ार रहता है, तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको ये कंपनी पसंद आती है तो। नाम है यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। ये है, मार्केट कैप इसका जो है अराउंड 37,395 करोड़ है। इसका प्राइस जो है 1,414 रुपीज़ है। इसका हाई गया है 1538, लो गया है 897। ये इसका अभी जनरल जो करंट मार्केट में जो भी हमें इसके पास वैल्यू चल रही है। इसका अगर स्टॉक देखें हम, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो EPS होता है 155 है। इसका जो ROC देखें, जो कि लॉकडाउन अभी 2 साल से इंडिया में है और इनकी वैल्यू थोड़ी सी कम भी हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि इनकी जो ROC जो है वो है 5.23। इसका पैक रेशियो देखिए जो कि नेगेटिव गया है। ग्रोथ अभी ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग सेम रीजन, ड्यू टू लॉकडाउन इनके ग्रोथ उतने अच्छे नहीं हुए हैं। डेट इस कंपनी के पास बिल्कुल कम है, एक प्लस पॉइंट देंगे इसको। और इसका अगर हम डेट टू इक्विटी देखें, ये भी एक अच्छी इनकम है, ये भी उसको देंगे 0.2 देखेंगे। करंट अगर प्राइस देखेंगे इसका, ये हमें पता है कि 1440 है, बुक वैल्यू आपको पता है, और इसका ROE पता है, और इसका क्विक रेशियो इसका जो है UBL का, तो UBL का जो क्विक रेशियो है जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये अराउंड जो है 13.3 है। 13.31% इसका क्विक रेशियो है। और इसका अगर रिटर्न ओवर 3 ईयर देखें जो कि 6% के अराउंड है। एक चीज़ जो देखने लायक है कि अगर आप इसका मार्केट प्राइस देखेंगे, इसका अगर आप हाई देखेंगे जो कि 1600 है, लो देखेंगे जो कि 900 के अराउंड है। ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। डिविडेंड कितना पे करती है, तो डिविडेंड इस कंपनी पे करती है 0.04%। फेस वैल्यू इस कंपनी का कितना है, आपके पास दिखा हुआ है कि ₹1। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी का है अराउंड 20, और इंटरप्राइजेज वैल्यू इस कंपनी का है 37,188 करोड़ है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसे ध्यान भी देना चाहिए। हमें अच्छी चीज़ क्या लगी, हमें ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कंपनी है UBL, इसका सबसे पहले हमने देखा इस कंपनी के पास डेट बिल्कुल भी नहीं है। और क्या देखा हमने, इस कंपनी के पास मार्केट कैप अच्छी पकड़ है। और एक चीज़ और मैं बोल सकता हूँ, हो सकता है अगर मैं गलत हूँ तो आप बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, कि ये जो कंपनी जो है मेरे ख्याल से क्या, जो भी मैंने पढ़ा है नॉवेल्स वगैरह, जो भी बुक्स वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में, या जो भी बुक्स अदर बुक्स वगैरह में, कि इसमें एक चीज़ है कि इसके पास मोनोपोली भी एक टाइप की है। मैक्सिमम लोग, जो लोग पीते होंगे, शायद इसी ब्रांड को प्रेफर करते भी हैं। चलिए और हम डिस्कस करें और क्या करती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके सेल्स ग्रोथ का, जो कि अनुमान है कि कम होगी क्योंकि लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के बाद इनकी सेल बिल्कुल ही कम हो गई है। तो ग्राफ से क्लियरली आपको दिख भी रहा है कि जब लॉकडाउन नहीं लगा होगा तो उस केस में इनकी ब्रांड वैल्यू बिल्कुल बढ़ रही थी UBL की, और उसके बाद इनकी ब्रांड वैल्यू बिल्कुल शार्प डिक्लाइन हुई है। तो मतलब UBL जो है, UBL जो कि दोनों प्रोडक्ट बनाती है, नॉन अल्कोहलिक और बियर और अल्कोहलिक प्रोडक्ट, उसमें एक चीज़ बिल्कुल हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसकी सेल जो है ड्यू टू कोविड, सेल जो है ड्यू टू कोविड इम्पैक्ट हुआ है। तो एक है थोड़ा सा रॉन्ग अप्रोच हम ले सकते हैं कि अब, लेकिन ये तो पैंडेमिक था इसलिए अफेक्ट हुआ है, नहीं तो कोई ख़ास कारण इसके लिए उतना नहीं है। अच्छा, अगर हम डिस्कस करें कि अगर हम 5 ईयर में इसकी डिस्कस करें इसकी वैल्यू, तो 5 ईयर में हम साफ साफ लिख रहा है कि इसकी वैल्यू जो है बिल्कुल शार्प हुई है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू हमारे सामने साफ साफ इसकी वैल्यू, इसकी ग्रोथ जो है इंक्रीज हुई है टिल दिस डेट। उसके बाद इसकी ग्रोथ और डिक्लाइन हुई है, और हम इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर में भी इस कंपनी के पास जो ग्रोथ है ये भी एक अच्छी ग्रोथ है। तो ग्रोथ अगर आप कंपनी की देखेंगे तो ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है, जो हम देख सकते हैं। आफ्टर सम टाइम
देखेंगे ग्रोथ इस कंपनी का डिक्लाइन हुआ है, इसको भी हम इजीली देख सकते हैं। एक चीज़ और देखेंगे 1 ईयर में इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, 6 मंथ में 1 ईयर जो भी है इसकी वैल्यू इजीली आप देख रहे हैं कि सेल जो है इस कंपनी का डिक्लाइन हुआ है। और उसके पीछे जो रीज़न हम बोल सकते हैं सेल डिक्लाइन होने का, एक ही रीज़न है 19 के बाद इसका सेल इस कंपनी का डिक्लाइन हुआ। उसके पीछे का रीज़न भी हमें पता है, क्योंकि कोविड के कारण इसका सेल भी जो क्या है डिक्लाइन हो गया, इसको भी हम याद रख सकते हैं। इसका प्रोज क्या क्या बोल सकते हैं? प्रोज हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट फ्री है, कंपनी ने अपने होल्डिंग प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज किया 50% लास्ट क्वार्टर। चलिए कुछ बातें इसके बारे में और हम डिस्कस करें। प्रमोटर होल्डिंग बताता है क्या है? प्रमोटर होल्डिंग बताता है स्टेबिलिटी। प्रमोटर होल्डिंग अगर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि ट्रस्ट लेवल कितना है। प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा बढ़ रहा है तो मतलब मार्केट में कंपनी ग्रो कितना करने वाली है। ये सारी चीज़ें कौन बताने वाला है? शेयर होल्डर का पैटर्न। तो अगर किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर का पैटर्न अगर इंक्रीज कर रहा है तो एक हम बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि ये जो कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब कि हम कंपनी जो है डेट फ्री कंपनी तो है ही, एक ये हम मान सकते हैं। और दूसरा हम ये मान सकते हैं कि 15% इसका जो लास्ट क्वार्टर से इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक जो है अभी जो सबसे जो सिंपल अभी जो हम देख रहे हैं, स्टॉक अभी 14.44 टाइम्स हाई पे है, ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा है। ये जो कंपनी जो है पुअर सेल ग्रोथ आपके सामने दिख रहा है, इसके पास लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये भी हम देख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें क्योंकि पेंडेमिक के कारण हल्का सा इनका बैलेंस शीट में थोड़ा सा जो कि दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो एक अच्छी चीज़ें हमें लग भी रही हैं। कुछ अच्छी चीज़ें और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या हैं, किससे किससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ अलग अलग इनके प्रोडक्ट है, जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट हो गया, यूनाइटेड बेवरेज जो कि डिस्कस कर लिया, और भी कुछ प्रोडक्ट है जो कि ये बनाती हैं, उनसे आप इजीली आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। एक चीज़ इस कंपनी में सबसे अभी अच्छी चीज़ हमें अभी क्या लगी देखने के लिए, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम थोड़ा सा करते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या है और कैसे कैसे काम कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी का जो सेल है वो इस टाइम देखिए जो कि 1527 है, और इस टाइम देखिए जो कि 1119 है। मतलब 2 साल पहले कंपनी का सेल ज़्यादा थी, लेकिन एक कंपनी ज़्यादा होते होते ये 2019 तक हाईएस्ट गई, फिर उसके बाद ये कंपनी थोड़े से डिक्लाइन हो गई। एक बार अगर मार्केट खुला और जो पहले जो स्थिति थी, जैसे पहले लोग डरते नहीं थे, पहले लोग ज़्यादा वो फ्रेंडली थे, लोग पहले घूमने जाते थे, तो उसके बाद फिर से ये बात होने वाली है कि फिर से एक जैसा ये माहौल बन सकता है कि 2018 के बाद ये 19 फिर जून और इस सितंबर के बाद डिक्लाइन फिर स्टार्ट हो जाएगा, जो एक अच्छी चीज़ है। एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस जैसे जैसे इनका जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ज़्यादा लगा तो या सेल्स बढ़ गया, तो उस केस में कॉरस्पॉन्डिंग उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में इस कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। और अगर आप डिस्कस करें इसका अगर जो इंटरेस्ट जो कि और भी हैं, देखिए यहाँ पे कितना इनको पे करना पड़ रहा होगा, ये आप देख रहे हैं इनके पास ये वैल्यू थोड़ी सी घट रही फिर घट रही, क्योंकि इन्होंने डेट को खुद टाइम के बाद डिक्रीज कर दिया। अगर हम डिस्कस करें इस वाले में कि इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके सामने ऑलरेडी दिख रहा है कि अराउंड आप देख सकते हैं कि 251 स्टार्टिंग में है, 178, फिर इसके बाद वैल्यू बिल्कुल फ्लक्चुएट हो रही है, ये वैल्यू हम इजली देख सकते हैं। और इसमें नेगेटिव जाने के कारण हम बोलेंगे कोविड को हम बिल्कुल जिम्मेवार पहलाएंगे, क्योंकि हम ये ने देखा भी होगा, क्योंकि यही रीज़न होगा क्योंकि शॉप्स बिल्कुल क्लोज थी और उस टाइम थोड़ी सी दिक्कत थी पिछले साल, लेकिन अभी भी दिक्कत है। तो एक हम चीज़ ये डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज़ हम डिस्कस ये कर सकते हैं कि अगर हम डिस्कस करें कि कंपनी और क्या क्या इसका बैलेंस शीट है, तो एक चीज़ अगर हम देखेंगे भी तो ये 18 के बाद 19 में पता है 19
19, इसके बाद 20, 20, 20 ये वाले सारे का, फिर 21। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो 3 साल की जो वैल्यू आपके सामने है, ये आप आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इनके पास प्रॉफिट है और कितना इनके पास ये परसेंटेज में लॉस है और कितना इनके पास जो वैल्यू जो है इंक्रीज कर रही है, जो कि पिछले डेटा के कंपेयर में। और एक चीज़ और हम डिस्कस करते हैं कि नेट प्रॉफिट इस कंपनी की कितनी हुई है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको पता है कि नेट प्रॉफिट इस कंपनी की हुई कितनी है, ये हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। इसका ईपीएस में है, तो ईपीएस इसका जो है आप गौर से देख सकते हैं, जो वैल्यू बिल्कुल थोड़ी सी रैंडम है लेकिन एक टाइप की ये वैल्यू है। इससे हमें क्या सीख सकते हैं, तो हम सबसे पहले जो सीख सकते हैं कि इसकी सेल जो है इस कंपनी की ये इंक्रीज कर रही है, सेल्स आर इंक्रीजिंग। ये कि अच्छी बात है, सेल्स जो है इस कंपनी की इंक्रीज कर रही है। दूसरी जो चीज़ जो है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस भी कंपनी का जो है इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, जो एक अच्छा प्लस पॉइंट है हम देख सकते हैं। तीसरा चीज़ है जो डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू जो है नेट प्रॉफिट, आपको पता है ये जो वैल्यू नेट प्रॉफिट इस कंपनी की बढ़ जाएगी, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है टाइम बाय टाइम ये भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम द प्रीवियस डेटा, हम इजीली देख सकते हैं। एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या बताएगा और क्या हिंट दे रहा है। एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बता दूं, देखिए इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो फिर जैसा कि मैंने बताया था, ओवरऑल अगर सेल देखेंगे तो ये थोड़ा ओवरऑल सेल हर टाइप्स के अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज कर रहा है। कैसे देखते हैं, 2010 में अगर कंपनी ने टोटल 2276 रुपीज़ के प्रोडक्ट सेल किए, तो वही अप टू डेट 4855 करोड़ का इन्होंने प्रोडक्ट को सेल किया। ये कि आप यहाँ से ये वाली वैल्यू ले सकते हैं। दूसरा जो वैल्यू ले सकते हैं कि एक्सपेंसेस जो इस कंपनी के हैं ये जो हैं इंक्रीज करता हुआ लग रहा है। तो मतलब इस कंपनी के पास जो अच्छी चीज़ हम जो डिस्कस करें, सेल्स इंक्रीज कर रहा है, और जो हम डिस्कस करें एक्सपेंसेस जो है इस कंपनी की ये भी इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी इंक्रीज कर रहे हैं। एक चीज़ और डिस्कस करें, ऑपरेटिंग इस प्रॉफिट इस कंपनी का कितना हो सकता है, जो स्टार्टिंग में है 234 करोड़ है, 390 करोड़ है, 399 करोड़ है, 478 करोड़ है, 597 करोड़ है, और अगर हम डिस्कस करें 699 करोड़ है, 622 करोड़ है, और अभी जो है इसकी प्रॉफिट जो है इंक्रीज कर रही है। तो मतलब इस कंपनी की जो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इस कंपनी की इंक्रीज कर रही है। और टाइम टाइम अगर आप देखेंगे ये वाली वैल्यू ये हमें इंक्रीज करता हुआ लग रहा है। इसका अदर इनकम देखिए, अदर इनकम आपके सामने साफ साफ दिख रहा है, जो कि 98 करोड़ है, ये 86 करोड़ है, और ये वाला 48 करोड़ है। ये आप वैल्यू देख सकते हैं। अगर आप डिस्कस करेंगे इस कंपनी के पास कितना प्रॉफिट हुआ, जो टैक्स से पहले हुआ वो हुआ 147 करोड़ हुआ, यहाँ पे 227 करोड़ हुआ, 218 करोड़ हुआ, 335 करोड़ हुआ, 379 करोड़ हुआ, और 455 करोड़ हुआ, 569 करोड़ हुआ, जो कि डिसेंट वैल्यू है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पीएटी जो है, पैट जिसे बोलते हैं, एक कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन फिर से वही बात जो मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया, लेकिन एक बार और बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप गौर से देखिए, आपको शायद समझ में आ रहा हो क्या बोल रहा हूँ मैं। ये डेटा आप देख रहे हैं ना, ये डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही बताएगी कि डेटा कैसे कैसे फ्लक्चुएट होता है। फिर वो बात जो बार बार बोलता हूँ, हमेशा भी बोलते रहूँगा कि आपको 2 चीज़ें जो बिल्कुल चाहिए, वो चाहिए थोड़ा सा पेशेंस, और आपको एक चीज़ चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पेशेंस आपने दे दिया और आपको करना पड़ेगा स्टार्ट अर्ली। तो अगर आपने स्टार्ट अर्ली कर दिया और अगर आपने पेशेंस दिखा दिया तो कंपनी अच्छे से अच्छे प्रॉफिट कमा सकती है। तो सेल्स देखिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, अदर इनकम देखिए, प्रॉफिट देखिए, और टैक्स देखिए, और नेट प्रॉफिट देखिए। और इस कंपनी का अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो 10% है, 10% है, 50% है, 11% है, 11% है। ये आप इजीली देख सकते हैं कि ये डिविडेंड भी इस कंपनी का अच्छा खासा है। तो आप एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये पीएल स्टेटमेंट से
आप वो चीज़ें इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम इसकी बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और हम इससे और क्या क्या हम इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो देखिए अगेन मैं अगर समरी करूँ इस टॉपिक्स में, एक चीज़ बोल सकते हैं कि सेल्स जो है इस कंपनी का, सेल्स आर इंक्रीजिंग। नंबर 1 चीज़ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें याद रख लेना है। दूसरा, एक्सपेंसेस तो इंक्रीज हुए ही हुए हैं, एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये अच्छी चीज़ है। तीसरी अच्छी चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट जो है इस कंपनी की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो एक अच्छे से इनकम में ये भी इंक्रीज होती हुई है। और हम इसका टैक्स देख लें तो टैक्स भी एक कंपनी अच्छे से पे कर रही है। चलिए, सेल्स हमें पता है, सेल्स क्या है इसका हमें पता है, इसका पीएटी हमें पता है, ईपीएस, तो ये सब सारी चीज़ें हमें बिल्कुल देखनी बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए, अगर हम डिस्कस करें इस कंपनी के बारे में और जो इसके क्या क्या एजेंडा हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ये जो कंपनी जो जो वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पैट आपके सामने दिया हुआ है और एक हम देख रहे हैं कि इसके कंपेयर में यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे, और अगर हम सीक्वेंस में चलते जाएंगे तो इसका जो नेट जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, जो ओवरऑल जो एजेंडा है और नेट जो ओवरऑल प्रॉफिट है, ये वाली चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो ये हम इजीली गेस कर पा रहे हैं कि जो पीएल स्टेटमेंट से जो क्या होता है, नेट प्रॉफिट जो होगा ये इंक्रीज होगा। नेट प्रॉफिट इस कंपनी की नेट वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। चलिए, एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं कि अगर इसका ये देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये देखिए एबी टैक्स भी अप टू 600 तक ये इंक्रीज हुआ है, जो कि एक डिसेंट वैल्यू आपके पास है। तो पीएल स्टेटमेंट में ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हमें हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। तो 2010 से लेके 11 की बात, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ पे 18, 19, 20, 21, अगर हम बात करते हैं, ये वाली वैल्यू देखिए आप, ये वाली वैल्यू और यहाँ पे ये वाली वैल्यू और यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपके सामने दिख रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब 2010 में देखिए, 2011 देखिए और 2012 देखिए और 2013 देखिए, ये बातें, और 2014 देखिए, ये आप इजीली आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि क्या इसमें है। तो मतलब 2010 की बात करें, सेल्स आपको पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको पता है, अदर एक्सपेंसेस आपको पता है, पैट आपको पता है, तो एक ये अच्छा आप सिनारियो इसको मान सकते हैं और इसको आप ऐसे इसलिए डिस्कस भी कर सकते हैं। कुछ डिस्कस करते हैं कि अगर 10 साल में कंपनी का रिटर्न इक्विटी में कितना रहा, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो कि एक अच्छी चीज़ क्या है कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा, ये आप डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है 10 ईयर में केवल 12% का ग्रोथ बोल रहे हैं, इसमें इसका 12% का है, 3 ईयर में 11% का है और लास्ट ईयर में इसका 3% का है। तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि 10 साल में कंपनी ने कितने रुपए इन्होंने बनाए हैं। अगर हम डिस्कस करें इसका प्रॉफिट कंपाउंडेड ग्रोथ का, देखिए नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, लास्ट टाइम में कितना हो गया इनके पास, 74% हो गया। अगर आप डिस्कस करेंगे, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स ग्रोथ बता दी है, तो सेल्स ग्रोथ इसके बाद 3 साल में नेगेटिव था, उसके बाद कोविड लगा, इसकी हालत फिर से ख़राब हो गई। चलिए, एक और चीज़ देखें। अच्छा, एक आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि टैक्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है या कम। टैक्स तो देखिए, टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है इनमें, और आपको पता है कि जितना उसका एमआरपी होता है उसका मेरे ख्याल से 25% गवर्नमेंट तो लेती है, और ख़ुद उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूटर लेते होंगे, फिर कितना इनको रॉ मटेरियल का खर्च बैठता होगा, फिर जाके बचता होगा। तो प्रोसेस समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना टैक्स लिकर से जाता है गवर्नमेंट के पास, उतना टैक्स और किसी से नहीं जाता है। और इसको आजकल तो आप अगर देखेंगे भी कि दिल्ली में एक न्यूज़ भी आया था कि अगर आप घरों में आजकल जैसे कि राशन सप्लाई होने की तैयारी हो रही है, तो उन्होंने बोला कि अगर किसी को लेकर भी जाइए तो वो भी जो है लेकर भी, जैसे खाना डिलीवरी हो सकता है वैसे लेकर भी होम में जाके घर घर जाके डिलीवरी होगा। ये भी इनके आने वाले टाइम में क्या है, एक सॉल्यूशन है, और ये बताना चाहते हैं कि आखिर क्या क्या है। एक चीज़ देखिए बैलेंस शीट में, ये शेयर कैपिटल हमने डिस्कस कर लिया, रिजर्व हमने डिस्कस कर लिया, बोरोइंग हमने डिस्कस कर लिया, और हमने अदर लाइबिलिटीज भी हमने देख लिया।
और हमने इन्वेस्टमेंट भी देख लिया, टोटल एसेट भी हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने कंपेयर भी कर लिया जो कि कैसे इसकी वैल्यू है। इसी और हम डिस्कस करें कि आखिर इसकी कैश फ्लो कितनी है। तो कैश फ्लो अगर हम इसका इजीली देखें तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, जितना भी इसके पास कैश आता है वो आपके पास है 173 करोड़ रुपए जिसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है। अभी कितना आ रहा है ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी इसके पास जो आ रहा है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ये इसके पास जो वैल्यू है ये है 620 करोड़ है। मतलब जो प्रॉफिट जो इस कंपनी का है, ये प्रॉफिट इस कंपनी का जो दिया हुआ है 620 करोड़ के अराउंड इसका प्रॉफिट है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देखेंगे तो जो वैल्यू बिल्कुल फ्लक्चुएट कर रही है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देखेंगे ये वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है। अगर ओवरऑल अगर आप समरी बनाएंगे और इस बात पे अगर कंक्लूड करना चाहेंगे कि आखिर ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो कैसा है, तो मैं आपसे फ्रैंकली बताऊं कि अभी तक का जितने भी सेक्शन हम लोगों ने एनालिसिस किए, इसका मतलब मैनेजमेंट थोड़ा सा सही इसलिए हो सकता होगा, जो कि मैं देख बता सकता हूँ कि जितना इन्होंने प्रोडक्ट सेल किया है उतना ये पैसे वापस ला भी रहे हैं। और आप क्लियरली एक चीज़ देख सकते हैं कि 2015 तक, जो कि मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा भी दूं कि ये वैल्यू इसकी कितनी शार्प ग्रोथ हुई भी है। ये कितना मतलब अच्छा पीरियड होगा इस कंपनी के लिए। फिर उसके लिए डिक्लाइन भी हो, देखिए उसके बाद इन्होंने फिर इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज़ किया, फिर इंक्रीज़ किया, फिर डिक्लाइन हुआ। इसका ओबियस रीज़न है, मतलब कि ये आप बोल सकते हैं कि एक टाइम के बाद, एक पिक पे जाने के बाद हो सकता है कंपनी के लिए एक साल ख़राब हो, लेकिन हर साल ख़राब नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ उसके बाद कंपाउंडेड होने लगती है। तो अगर ग्रोथ अगर एक पर अगर कंपाउंडेड अगर आपको देख गया कि अगर ग्रोथ जो है अगर कंपाउंडेड है, तो उस केस में हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। 3 वैल्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको भी जानना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि कंपनी के पास कैश वैल्यू कितना है, ये कंपनी कितना कमाती है कैश से, ये कंपनी के पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, और डिस्कस करेंगे क्या है खास इस कंपनी में। जैसे उस सेक्शन का नाम है कि आप अगर रेशियो कंपेयर करें जो कि करोड़ में दिया हुआ है, ROCE जिसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जो कि 11% है, 10% है, 22%, 28% है। तो मतलब देखिए कि अगर आप इस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आँख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो हमें दिख जाता है कि हाँ इसमें स्टार्टिंग में 11% है, 15% है, 14% है। ये वैल्यू कंपनी में फ्लक्चुएट होती रहती है। और अभी इसकी जो वैल्यू जो दे रखी है, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो अराउंड मोर देन 15 to 16% है, जो कि एक डिसेंट वैल्यू हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो ROCE हो गया। टर्नओवर कंपनी का देखेंगे जो कि अराउंड डबल कंपनी हो गई, और डबल होने के पीछे जो रीज़न हम बोल सकते हैं कि UBL जो है इसलिए थोड़े बहुत, क्योंकि देखिए सिंगल मोनोपोली तो बोल ही सकते हैं, और आने वाले टाइम में इसकी ग्रोथ कितनी होगी ये कहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। लेकिन ये है कि लोग ज़्यादा एडिक्टेड हैं, और लोग एडिक्टेड नहीं भी हैं, ये डिपेंड करता है कि अगर नंबर में इसकी जो क्वालिटी है, जो लोग चाहते हैं, अगर वो डिलीवर कर पाती है तो अच्छा से इसका ग्रोथ होगा। लेकिन अगेन कुछ बातें इस कंपनी के लिए ज़्यादा मतलब रिस्क भरा क्या होगा, जो आपको लगता है आप भी कमेंट कीजिएगा। मेरे को लगता है कि टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट कंपनियां हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ITC का, ITC सिगरेट बनाती है। कल अगर कंपनी ने इम्पोज कर दिया, नॉट कंपनी, कल अगर गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया कि कल के बाद से हम अपने टाउन में, शहर में जो सिगरेट है उसको बेचना हम बंद कर रहे हैं, तो कंपनी कुछ कर सकती है क्या? तो इसका आंसर है कंपनी उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल देखना बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर एक बार अगर आप देख ले कि किसी भी डिपार्टमेंट में आखिर वो क्या ग्लिच है, क्या वो रिस्क है, जिसको कंपनी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद आप एक रेशनल इन्वेस्टर बिल्कुल भी बन सकते हैं। तो एक तरीका आप याद रखिएगा कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पता है, तीनों एक्टिविटी अपने आप में बिल्कुल खास हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे अच्छी चीज़ है, जिसका हमें इंतज़ार भी था, कि इसका ROC हमने देख लिया, टर्नओवर देख लिया। अब एक ऐसा सेक्शन जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या है इसका शेयर पैटर्न का होल्डिंग रेशियो। देखिए अगर शेयर पैटर्न का अगर होल्डिंग रेशियो अगर आप देखें
तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि इसका शेयर पैटर्न का जो होल्डिंग है थोड़ा सा अच्छा इसलिए बोल सकते हैं कि 18 में जहां प्रमोटर होल्डिंग था 57 और आज उसका प्रमोटर होल्डिंग है 72, और इससे ही आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप कमेंट भी कीजिएगा, मैंने शायद आपको पहले बता भी दिया। आप ये बोल सकते हैं कि कंपनी जो है थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने वाली है, या ट्रस्ट लेवल कंपनी का जो इनके लोग हैं उनका ट्रस्ट लेवल कंपनी में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो अगर शेयर पैटर्न, अगर आप बोलेंगे ना कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर इंक्रीज हो रहा है शेयर पैटर्न होल्डिंग, तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि कंपनी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है। हम इजीली इसको देख सकते हैं, कंपनी की वैल्यू बिल्कुल इंक्रीज करने वाली है। एक और चीज़ हम डिस्कस ये कर सकते हैं कि इसका FII वैल्यू, ये भी देखिए ए वाली वैल्यू थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है यहाँ तक, उसके बाद डिक्रीज कर रही है। DII देखें जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं, ये वाली वैल्यू जो कि 3% है, यहाँ पे इसका 10% है। गवर्नमेंट कितना इस पर खर्च देती है ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जो कि अराउंड 16 के बाद है। अब पब्लिक में कितना इसके रेशियो, डिफरेंट रेशियो हैं, एक ही अलग ही इसके मतलब मोर देन 6 है। तो आखिर क्या है खास इस सेक्शन में, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सेक्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो गया कि हमें जितने भी अभी तक एनालिसिस कर रखा है, अराउंड 20 वीडियो हमने आज तक के डेट में अपलोड कर रखे हैं। आने वाले टाइम में जितनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जो कि एजेंडा है मोर देन 100 भी कर दें, लेकिन टॉपिक ये है कि आखिर जो कंपनियां हम जो 7-8 हज़ार में से जो हमें जो अच्छा लगता है कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए एज अ रेशनल इन्वेस्टर, ताकि आप भी इनसे कुछ सीखें और क्या है इनमें खास, क्या क्या बनाती हैं, क्या सेल करती हैं, इनके डायरेक्टर कैसे हैं, इनकी रेटिंग कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, और कभी कभी हम ये भी डिस्कस करते हैं कि रिस्क क्या है और क्या हमें बैलेंस करके रहना चाहिए। तो इसमें शेयर होल्डर पैटर्न में इनका शेयर होल्डर पैटर्न बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, जो एक सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगा इस चीज़ में कि कोई बात नहीं, जो इनके ऑनर हैं उनका ट्रस्ट लेवल ज़्यादा है और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो आगे आ रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा तो बिल्कुल होने वाला है। FII देखें, इनका भी बिल्कुल इंक्रीज है, प्लस लगा दीजिए दोनों में, और इसका तो ज़्यादा ही प्लस है। DII इसका देखें तो ये भी बिल्कुल प्लस है, और लोगों ने इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट ने भी इस पैसे में लगाया है और पब्लिक ने तो लगाया ही है। तो मतलब ये मोनोपोली का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है कि लोग इसमें पैसे लगा रहे हैं, गवर्नमेंट भी लगा रही है, DII भी लगा रही है, FII लगा रही है, और शेयर होल्डर पैटर्न है उनकी भी वैल्यू बढ़ रही है। मतलब ये बड़ा कम होता है जो कि मैं देखता हूँ कि तीनों ही सेक्शन, मतलब तीनों ही आखिर क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है, आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में, उसका रिप्लाई बिल्कुल मैं आपके साथ करने वाला हूँ। अभी जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, जो आपके साथ शेयर करना चाहिए, कि इसका जो रेटिंग जो मैंने निकाल रखा होगा, एक सेकंड, रियली सॉरी, ये शायद हम कुछ गलत पेज पे आ गए, कि अगर हम देखेंगे कि इसकी रेटिंग की अगर बात करें हम, तो रेटिंग अगर हम देखेंगे तो इसकी, जैसे मैंने बताया था कि सबका एक रेटिंग होता है, तो रेटिंग क्या है कि इसमें ये रेटिंग हमारे सामने देखिए, एक दो पेज खुल गए थे, सॉरी उसके लिए। ये देखिए, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ICRA। जैसे क्रिसिल था, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तरीका होता है कि आप डायरेक्ट बॉन्ड से भी पैसा कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट में थोड़ा सा बॉन्ड बता दूं, थोड़ा सा मैंने बताया भी है। देखिए, बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि जो बैंक को थोड़ा सा काम उनका, या बैंक जो मीडिएटर था बीच में, जो एजेंट था, उसको हटा के डायरेक्ट अपने पैसे लेने के लिए पब्लिक को, आम जनता को शेयर में उसको सेल कर देती है। अब सवाल है, बैंक को क्या फ़ायदा हुआ, आदमी को क्या फ़ायदा हुआ, कि आखिर दोनों में एक्सचेंज क्यों करें। इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखिए, अगर आप जाते हैं कंपनी के पास, अगर आपको मिलता है लोन, तो आपको लोन हो सकता है 9% पे मिले, 12% पे मिले, या 13% पे मिले। लेकिन वही अगर बंदा, अगर जो MNC कंपनी है डायरेक्ट लोन ना लेके अगर बॉन्ड इशू कर दे, तो वो 9 या 10% पे अच्छे से बॉन्ड को शेयर कर सकती है, जो कि एक अच्छा वैल्यू है, और उस पर लोग ट्रस्ट भी करते हैं। और उसी को कि कंपनी कितना रिलायबल है, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं पता, हमें बैंकों के बारे में ज़्यादा पता होता है एक आम इंसान को, इसीलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसको रेट करती है, उसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ICRA। ये बताती है कि कंपनी
कितनी अच्छी है, कितनी स्टेबल है, कितनी बार इन्होंने पैसे वापस किए हैं। ये सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही जज करते हैं किसी मोनोपोली कंपनी को। आप अपना सुझाव ज़रूर नीचे कमेंट में लिखिएगा, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने की कोशिश भी करेंगे। यूबीएल मेरे ख्याल से थोड़ी सी अच्छी कंपनी है। आपका अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा और एट लास्ट अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और मेरी टीम को मिलेगा मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। हम रात को 3 बजे भी आपके लिए काम कर रहे हैं, यही तो आपका प्यार और मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड गाइस।